हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से और बीपीएससी 3.0 जो है 7 मार्च से इनका इम्तहान शुरू हो रहा है। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं 5 मॉडल पेपर लेके आया हूं। आज पहला मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 2-3 दिन में ये सारे मॉडल पेपर आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी पर अवेलेबल करा दूं। तो दोस्तों बने रहें एग्ज़ाम इजी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल मॉडल सेट नंबर 1 का जो है वो क्या है कि ज़बान की तदरीस के लिए दरस झेल में कौन सबसे अहम है। तो ज़बान की तदरीस यानी जब हम लोग बच्चों को कोई ज़बान क्लास में पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या अहम है। बुलंद ख्वानी करवाना, तदरीसी आमुजसी मवाद का इस्तेमाल, कहानी सुनाना या समाजी तामुल। तो दोस्तों ये जो है जब हम लोग बच्चों को क्लास में ज़बान की तदरीस दिलवाते हैं तो सबसे अहम क्या हो जाता है, तदरीसी आमुजसी मवाद का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। दोस्तों कैसे होगा तो मैं बताता हूँ कि इनका राइट आंसर तदरीसी आमुजसी जो है मवाद का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे जब हम लोग टीएलएम का यूज करते हैं, टीएलएम आप लोगों ने सुना होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो क्लास में जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प लेते हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल में क्या कह रहा है कि मतन की तदरीस में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है। तो जब बच्चों को हम लोग मतन पढ़ाते हैं, कोई किताब अगर पढ़ाते हैं और उनका जब सबक सुनते हैं तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं उनको मतन पढ़ने के लिए। तो मतन के माने समझाते हैं, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाना, तेज़ रफ्तारी से लिखवाना या तेज़ रफ्तारी से बुलंद ख्वानी करवाना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सही तलफ़ुज़ के साथ जो है बच्चों को पढ़वाना है। सही तलफ़ुज़ के साथ जब बच्चों को हम लोग जब बच्चे पढ़ लेंगे तो वो जो है उसको बाद में भी समझाया जा सकता है। तो मतन में जो है हमेशा ध्यान रखा जाता है कि उसका तलफ़ुज़ सही हो, या वो सही से बुक किताब पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, हिंदी हो या इंग्लिश की किताब या उर्दू की किताब जो भी हो, तो वो जो है सही से पढ़ पा रहा है या नहीं पा रहा है, इनकी जो है इनको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर बच्चा सही से पढ़ ले रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, यानी वो उस चीज़ को पढ़ने के लिए जानता है। दोस्तों आप लोगों का जो है सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी में फर्स्ट पेपर में 22 नंबर का उर्दू जो है पूछा जाएगा। ये आप बात याद रखें। बहुत सारे जो है दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि कितने नंबर का उर्दू पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में 22 नंबर 1 to 5 के लिए, 6 to 8 में जो है फर्स्ट नंबर में 22 नंबर और अपना जो सब्जेक्ट का होगा 80 नंबर। उसी तरह 9-10 में भी अपना सब्जेक्ट का 80 नंबर और 11-12 में भी जो है अपने सब्जेक्ट का जो है 80 नंबर पूछा जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी मालूमात फराहम की जा सके। चलिए अगला देख लेते हैं। उर्दू का पहला नाविल निगार इनमें से किसको तस्लीम किया जाता है। तो उर्दू का पहला नाविल निगार जो है अब्दुल हलीम सरर है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, हादी रुसवा है या रतन नासर सर है। तो दोस्तों उर्दू का जो पहला नाविल निगार है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को ये सवाल भी पूछ सकता है कि उर्दू की जो पहली नाविल है वो कौन सी है। तो उर्दू की पहली नाविल है मरातुल उरूस, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और उसी नाविल को उर्दू का पहला, यानी मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल और डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अवध के पहले नवाब कौन थे। तो अवध के जो पहले नवाब थे दोस्तों वो थे नवाब सजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध का जो पहला नवाब था वो था नवाब सजाउद्दौला। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि दिल्ली की बर्बादी के बाद सोरा ने कहाँ का रुख किया, दक्कन, लखनऊ, अजीमाबाद या रामपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप इस सवाल को समझिए कि दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा जब आक्रमण हो गया था, वहाँ दिल्ली की बर्बादी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है तबाह वो बर्बाद हो चुका था दिल्ली, तो वहाँ के शोरा लखनऊ की तरफ रुख किए, जिसमें से अहम नाम मीर तकी मीर का आता है, जो दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए थे और लखनऊ में लगभग उसने 30 साल तक जो है अपना जो है जीवन बिताया और वहीं पे उनका जो है कब्र भी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल है आपका कि मसनवी शहरुल बयान के मुसन्निफ कौन हैं। तो मसनवी शहरुल बयान के जो मुसन्निफ हैं वो है मीर हसन। ऑप्शन नंबर ए। मसनवी शहरुल बयान के जो मुसन्निफ हैं दोस्तों वो है मीर हसन। मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी हैं और
जो सबसे अहम मसनवी है उनकी मसनवी शहरुल बयान ही है। दोस्तों ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है आपका कि उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो 1935 में हुआ, 1936 में हुआ, 1937 में हुआ या 1938 में हुआ? तो दोस्तों उर्दू में जो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था वह 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था अगर पूछ ले तो आप लोग बता देंगे कि लखनऊ में हुआ था 1936 में। आपको यह सवाल भी पूछ सकता है कि उर्दू तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला अजलास हुआ था वह 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और इनकी सदारत किसने की थी? तो इनकी जो सदारत की थी वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इनके 8 अजलास हुए थे। मैं फिर कभी दूसरी वीडियो में इनके तफसीलात बयान कर दूंगा। एक वीडियो इनके मुतालिक मेरे चैनल पर मौजूद है, तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के सेक्शन में जाके आप ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जेल में इसमें सिफत चुनिए। तो इसमें सिफत किसको कहा जाता है? देखिए सिफत का मतलब खुसूसियत, मतलब ऐसा इसम जो किसी की खुसूसियत को बयान करता है। अगर मैं इनकी इंग्लिश बताऊं तो इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो किसी चीज़ की विशेषता को बताता है, जैसे रंगीला, सुनहरा, जहरीला, तो ये क्या है? किसी चीज़ की विशेषता को बताता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनका, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर में क्या है? खून सफ़ेद होना का मतलब होता है। तो खून सफ़ेद होना का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, बेमुरव्वत होना, कत्ल के एवज माल, या इनमें से कोई नहीं। तो खून सफ़ेद होना का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है बेमुरव्वत होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेमुरव्वत होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तो तखल्लुस, लक़ब, खिताब, कुन्नियत, ये सारे चीज़ें आपको याद करके जाना चाहिए, ताकि ये यहाँ से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। तो देखिए शेखू ऑप्शन नंबर ए में है, पप्पू, गप्पू, ये सब क्या है? उर्फ है। हम लोग बोलते हैं ना उर्फ, तो ये शेखू जो है क्या है? उर्फ है। चलिए ये तो नहीं होगा। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न जो है खिताब होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है साद है ना, देखिए साद अजीम आबादी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो है तखल्लुस हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि तखल्लुस के जो ऊपर में होता है एक निशान होता है, ये जो छोटा सा एक निशान है ये, तो अगर ऐसा निशान रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तखल्लुस है। इब्ने अली, ये जो ऑप्शन नंबर डी में है, यह कुन्नियत की मिसाल है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल है आपका 11 नंबर में कि फ़र्ज की जमा क्या होगी? तो फ़र्ज की जो जमा होगी दोस्तों, क्या फ़रामीन होगी, फ़रायज़ होगी, कुफ़ार होगा या अफ़कार होगा? तो फ़र्ज की जो जमा होगी वो क्या हो जाएगी? फ़रायज़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें फ़ाल की कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें फ़ाल किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी 2 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं, 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं? तो इसमें फ़ाल की जो है दोस्तों 2 किस्में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दर्ज झेल में मुफर्रद हुर्फ की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झेल में मुफर्रद हुर्फ की निशानदेही कीजिए। तो पहला में है बे है जबर बाह, दूसरा में बी नंबर ऑप्शन में जीम, सी नंबर में चे है जबर चाह, या काफ है जबर का। तो देखिए आप जब मुफर्रद और मुरक्कब आपने पढ़ी होगी, ये हुर्फ की 2 किस्में होती हैं, और एक क्या मुफर्रद हुर्फ और एक मुरक्कब। तो मुफर्रद के माने होते हैं अकेला के, क्या होते हैं? अकेला। तो ऑप्शन में कौन अकेला आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में अकेला नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मुफर्रद, है ना। अब बाकी जो हैं, बाकी जब आप लोग देखेंगे ए नंबर में, सी नंबर में और डी नंबर में, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 2 हुर्फों से बना है। तो ये क्या है? ये तीनों में हुर्फ मुरक्कब है। तो हुर्फ मुरक्कब जब पूछेगा तो ये 15 होते हैं, और मुफर्रद 36 भी होते हैं, 37 भी होते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो इस BPSC 3.0 और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लिंक ज़रूर शेयर करें। अगला सवाल देखिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जरबुल मिसाल का माने है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का माने क्या होता है? चंद दिनों का आड़ा, 4 दिन चांद की रोशनी होना, बहुत दिनों तक चांद ना निकलना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इनका देखिए आपको पढ़ते ही पता चल जा रहा है,
चंद दिनों का आड़ा, मतलब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता देता हूं इसमें कि मुहावरा है ना, मुहावरा जो होता है जिसके लास्ट में क्या होता है, ना होता है, लेकिन जरबुल मिसाल या जरबुल मिसल जो होता है उनके लास्ट में ना नहीं होता है। तो ये भी आप लोग कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा जरबुल मिसल है या फिर मुहावरा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। अगला सवाल जो है 15 नंबर में जो सवाल है वो है बाब की जमा क्या होगी। तो बाब की जमा अबवाब, असबाब, अलबाब या अबदान। तो वाहिद जमा भी आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अबवाब। बाब की जमा अबवाब होती है। ठीक है दोस्तों, हम सब ने 15 नंबर मॉडल सेट नंबर का 1 देख लिया है। अब हम लोग मॉडल नंबर 2 भी इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं इनको कंटिन्यू करूंगा। फटाफट मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करने वाला हूं। जल्दी जल्दी मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। चलिए अगला जो देख लेते हैं, जबान की गैर रस्मी आमोजस में कौन शामिल है। तो जबान की गैर रस्मी आमोजस में कौन शामिल है। गैर रस्मी मतलब जो स्कूल कॉलेजों से ना हो, तो स्कूल तो होगा नहीं। जबान की तजर्बा आगाह ये भी तो नहीं होगा। घर का माहौल, जी हाँ, तो घर का माहौल जो है गैर रस्मी तरीकाकार है। जब बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन से बोली सीखते हैं तो वो क्या हो गया, जबान का गैर रस्मी आमोजस तरीकाकार। आमोजस मतलब सीखना, आमोजस का मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो घर के माहौल से जब बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, दरज जेल में तालीम का मकसद यानी मकासद क्या है। तो हुसूल तालीम, अच्छा शहरी बनाना, सीरत की तश्कील और इनमें से सभी। तो बिल्कुल ये सभी तालीम का मकसद होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट हो जाएगा। हुसूल तालीम, हुसूल इल्म मतलब इल्म हासिल करना, अच्छा शहरी बनना, बिल्कुल एक अच्छा आदमी बनना। तालीम जब हासिल करते हैं तो एक अच्छा आदमी बनना ही चाहता है सब कोई। सीरत की तश्कील, उनकी सीरत में सुधार हो जाती है, वो बहुत चीज़ों को अच्छे से पेश करना जान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तालीम के मकासद में शुमार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उर्दू के कौन बड़े शायर मीर अनीस के दादा थे। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू के जो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ये क्या थे। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो थे ये लोग बहुत बड़े मरशिया निगार थे, जिनके मरशिया की जो हैयत थी वो मुसद्दस की हैयत में लिखी गई थी। ठीक है, तो इनके जो दादा थे वो कौन थे, इनके दादा थे मीर हसन। कौन थे दोस्तों, मीर हसन जो है इनके दादा थे। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मीर अनीस के जो वालिद थे वो थे मीर हसन, मीर खलीक। मीर अनीस के जो वालिद थे वो मीर खलीक थे, और मीर खलीक के जो अब्बा थे वो मीर हसन थे, और मीर हसन के जो वालिद थे वो मीर ज़मीर थे। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा कि मीर अनीस का परदादा कौन है, तब तो मीर ज़मीर हो जाएगा। दादा पूछेगा तो मीर अनीस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि गज़ल के किस शायर को बादशाह गज़ल कहा जाता है। तो जो मीर तकी मीर हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े गज़ल के शायर हैं। ठीक है, तो इसको जो है बादशाह गज़ल कहा जाता है मीर तकी मीर को। उर्दू की अदबी नस्र का अवली नमूना किसे करार दिया जाता है। तो उर्दू का जो सबसे पहला नसरी नमूना करार दिया जाता है, अदबी नमूना करार दिया जाता है, वो सबरस है जो मुल्ला वज़ीर ने लिखा है। सबरस के मुसन्निफ़ कौन है, देखिए वही सवाल आ गया कि सबरस के मुसन्निफ़ कौन है। तो मुल्ला वज़ीर हैं जो दक्कन के हैं, और ये सबरस जो है एक दास्तान है जो बहुत मशहूर दास्तान है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के मकसद से कोलकाता में कौन कॉलेज कायम किया गया। तो अंग्रेज़ों को जो है उर्दू सिखाने के मकसद से कोलकाता में कौन सा कॉलेज कायम किया गया था, सब कोई जानता है कि कौन सा कॉलेज कायम किया गया था। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद जो था अंग्रेजों को उर्दू सिखाने के लिए किया गया था। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या मकसद था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने का जो मकसद था, ये कहाँ कायम किया गया था, कोलकाता में। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ इसका मकसद क्या था कि अंग्रेजों को जो है उर्दू सिखाने के मकसद से इनको कायम किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि माहूद किसकी किस्म है। तो माहूद जो है दोस्तों वो इसमें मुआरफा की किस्म में से है। आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें मुआरफा की 7 किस्में होती हैं और इसमें की 2 किस्में होती हैं, है ना। तो इसमें नकरा और इसमें मुआरफा, और इसमें मुआरफा की 7 किस्में होती हैं। तो 7 में से एक किस्म है इस माऊद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है ईमान की जिद क्या होगी। तो ईमान की जिद क्या होगी दोस्तों, कुफ्र। ईमान का उल्टा कुफ्र होता है, जिद मतलब उल्टा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, वाव की कितनी किस्में होती हैं। तो वाव की जो किस्में होती हैं 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग जो है
ध्यान में रख पाएँ। तो वाव की जो किस्में होती हैं, एक होती हैं वाव मारूफ और उसके बाद वाव मादुला और वाव मजहूल। तो ये 3 किस्में होती हैं वाव की। अगला सवाल देख लेते हैं कि किस अलामत की वजह से हुर्फ को दो बार पढ़ा जाता है। तो कौन सा अलामत लग जाने से हुर्फ को दोबारा पढ़ा जाता है? तो सबको आप लोग जानते हैं, तस्दीद। जैसे अल्लाह में लिखते हैं तो अलिफ लाम जर अल लाम है अल्लाह, अल्लाह मतलब उसमें तस्दीद लगा हुआ रहता है, तब उसको दोबारा पढ़ा जाता है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि फारसी, हिंदी, अरबी और खड़ी बोली से मिलकर कौन सी जबान बनी है? तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कई ज़बानों का मेल है दोस्तों, इसीलिए ये फ़ारसी, हिंदी, अरबी और खड़ी बोली से मिलकर बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है कि बहार का मुत्तज़ाद क्या है? मुत्तज़ाद पूछ ले, जिद पूछ ले, अजदाद पूछ ले, सबके एक ही माने हैं, उल्टा है ना। तो बहार की जिद यानी मुत्तज़ाद क्या हो जाएगी? तो बहार का उल्टा हो जाएगा खज़ां, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खजा। उसके बाद जो है कौल की जमा क्या होगी? तो कौल की जमा जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी अक़वाल। तो वाहिद जमा आप लोग जरूर देख के जाएंगे, एक सवाल यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेज हैं। रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो रोशन कमरा में रोशन क्या है? इसमें अब मैं ये चारों ऑप्शन आपको समझाता हूँ। इसमें आला किनको कहते हैं? पहले इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं कि रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो ये सीफत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कमरे की खुसूसियत बता रहा है कि रोशनी है उसमें, है ना, तो ये कमरे की खुसूसियत को बता रहा है। अब ये इसमें आला क्या है? हथियार और औजारों के नाम को इसमें आला कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं? किसी मकान या फिर जगह के नाम को इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। और फेल तो आप लोग जानते हैं जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, यानी किसी काम का होना, मतलब जिससे पता चले वो फेल कहलाता है। तो दोस्तों ये 30 सवाल 1 नंबर मॉडल सेट और 2 नंबर मॉडल सेट हमने सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार हम लोग 10 मॉडल सेट देखेंगे आपके एग्जाम तक। बने रहें एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।